अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया। आज मुकदमे की 5वीं समाअत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजी फाइज ईसा की सरबराही में अदालत ने 10-5 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद उन 5 जजों में शामिल थे जिन्होंने एक्ट को कानूनी करार देने के फैसले की मुखालिफत की और अपने इख्तिलाफी नोट दे दिए, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा समेत 10 जजेस की अक्सरियत ने पार्लियामेंट के इकदाम को दुरुस्त करार देते हुए आइन पर अमल दरामद का हुक्म दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के माजी से इतलाक की शिक 7-8 से मुस्तरद कर दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। इसके अलावा 6 और 9 के तनासुब से फुल कोर्ट ने अज खुद नोटिस के केसेस में अपील के हक की शिक को बरकरार रखा। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला केस है कि जिसकी समाअत लाइव की गई और बड़ी सूरत के साथ इसकी समाअत हुई और 2 हफ्तों के अंदर महज 5 समाअतों पर इस केस का फैसला सुना दिया गया। मगर अब सवाल यह है कि जिस तरह 3 मुख्तलिफ फैसले आए और 3 सेक्शन करके फैसला सुनाया गया, इसका इम्पैक्ट आम लोगों पर क्या पड़ेगा? चूंकि इस केस के फैसले में यह बात सामने आई है कि कानून का इकदाम माजी के केसेस पर नहीं होगा, तो क्या वो लोग जो समझते हैं कि उनके साथ 184(3) के तहत ज्यादती हुई है और उनके केसेस पर दिए गए फैसलों पर नजरसानी होनी चाहिए, तो क्या उनके साथ बादियो नजर में ज्यादती हो गई? और दूसरी बात यह कि पीडीएम हुकूमत की पार्लियामेंट ने जिन सियासी मकसद मद्देनजर रखकर यह तरमीम की थी, क्या वो सियासी फवायद हासिल हो सकेंगे या फिर नहीं? मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब सीनियर कानूनदान मौजूद हैं, इनके साथ साथ अहमद अवैस साहब मारे कानून है वो भी मौजूद है और आरिफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं मारे कानून है। मैं एतजाज एहसन साहब आपसे आगाज करती हूँ। काजी फाइज ईसा साहब ने यकीनन रकम कर दी है तारीख, ना सिर्फ एक अरसे के बाद फुल कोर्ट तश्कील देके बल्कि जो प्रोसीडिंग हुई उसको लाइव नशर करके भी एक तारीख रकम की गई है। दूसरी बात यह कि जो केस का फैसला आया है, बेसिक सवाल यह है कि इस केस के फैसले को आप कैसे देखते हैं कि 10 और 5 का जो तनासुब है ये एक्सपेक्टेड था कि ये फैसला ही आएगा? अगर देखा जाए तो ये जरा बीच में अनएक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि वो हर शिक पे फैसले की उन्होंने एक तरह से वोट लिया है और वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हुए हैं। ये इम्कान नहीं था मेरे ज़हन में 2 ब्लॉक्स होने थे, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि जो 2 ब्लॉक्स कास्ट इन आयरन वो नहीं निकले और ये प्लूरैलिटी हुई है फैसलों की और उनमें आपस में डाइवर्सिटी है जो जजेस ने जो वोट किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी टेंशन बहुत कम हो जानी चाहिए और एक ये फायदा होगा कादी साहब को, एंड दिस क्रेडिट मस्ट गो टू हिम। बाकी रहा जहाँ फुल कोर्ट की इज ए डिवाइडेड ब्लेसिंग। उसकी वजह ये है कि फुल कोर्ट तो हो गया, बड़ा अच्छा मुतालबा ही था फुल कोर्ट का, पर काजी साहब ने खुद जैसे कहा कि मैंने फुल कोर्ट बना के गलती की। वो क्या गलती उन्होंने की? वो गलती ये हुई उनसे कि वो अब 4 दिन, वो तो चाहते थे 1 दिन में पहले दिन ही खत्म हो जाए, पर 4 दिन उस केस में लग गए। सारे जज एक केस में बैठे हैं शाम 4-5 बजे तक और एक ही केस में सारे। सुप्रीम कोर्ट में और कोई काम हुआ ही नहीं, कोई केस सुना ही नहीं गया। exactly. जबकि अपने चीफ जस्टिस साहब काजी साहब ने बड़े अच्छा रिकॉर्ड दिखाया था इनिशियल डेज में कि 1 दिन में कितने केसेस हो गए, 1 दिन में कितने हो गए, वो उन्होंने, लेकिन इधर 0 हो गया। 4 दिन 0 रहा और एक ये केस आया। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी एक अजब सी एक डाइकोटमी है, कॉन्ट्रडिक्शन है और तजाद है। वो ये है कि फुल कोर्ट ने फैसला दिया है कि जब से ये
ये कानून बना है जब गालिबन 2 महीने 3 महीने पहले से, एग्जैक्टली जब से ये एक्ट की शक्ल इख्तियार की है, हाँ इख्तियार किया, उस दिन से ये नाफिज होगा। उससे पहले का मुसर माजी नहीं होगा, उस दिन से होगा जिस दिन भी एक्ट बना। अब अगर उस दिन से ये एक्ट बन गया है तो अपील का हक एक उस लॉ के तहत हर शख्स को, साहिल को, जो साहिल इनके सामने भी खड़े थे, उनको अपील का हक मिल गया। लेकिन अब फुल कोर्ट बन गया तो अपील हो ही नहीं सकती। अपील हो सकती है दीगर जजेस हो, वो ये जजेस नहीं हो, इनमें से कोई ना हो, और वो उनकी अक्सरियत हो इन जजेस से लार्जर बेंच हो, यानी 16 जजेस लाए। अब 16 जजेस तो और है नहीं, तो ये खुद ही अपील का हक देता है ये लॉ, और खुद ही उसको खत्म कर देता है, नापैद कर देता है और अपने ही फैसले के खिलाफ। और इस पे गालिबन कैकाउस साहब की जजमेंट है एक 1950 के अशरे की, और एक लाइन ऑफ जजमेंट है कि जिस केस में मामले में अपील ना हो ही ना, सिरे से हो ही ना सकती हो या हो ही ना, तो वो पहला ही फैसला कदम हो जाता। तो अब इससे और लिटिगेशन ना है। पर बहरहाल एक अच्छी चीज हुई है कि डिवीजन जो है वो स्ट्रेट डाउन द लाइन नहीं हुई। ये मुझे बहुत पूरे एतमाद और अच्छी बात लगती है। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगी। पीटीएम गवर्नमेंट ने ये जो एक्ट पास किया था, इसमें भी जाहिर है कि इस प्रोसीडिंग के दौरान भी बड़े सवालात उठे हैं कि कैसे 2/3 मेजोरिटी के बगैर एक पार्लियामेंट जो है वो ये कर सकती है, और जाहिर है कि वो पास किया गया, वो एक्ट की शक्ल किया गया, उसको अब उसके ऊपर फैसला भी आ गया है। लेकिन आप समझते हैं कि जिस नीयत के तहत पीडीएम गवर्नमेंट ने ये किया था, उनके मकासद उनको हासिल हो गए हैं, वो कामयाब हुए हैं? पीडीएम वाले शुड फील वेरी हैप्पी, क्योंकि उनका असल मकसद मेरा ख्याल ये भी था कि पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है टू पास लॉज अफेक्टिंग द कोर्ट, वो मानी तस्लीम की जाए। वो तस्लीम कर दिया बाय मेजॉरिटी ऑफ 10-5, वो तस्लीम हो गई। वो आर्टिकल 191 में टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, वो लॉ मीन्स लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, जबकि इंटरप्रेट हम कर रहे थे कि इट इज मीन्स ओनली लॉ मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स जजमेंट्स और फुल कोर्ट डिसीजन, रूल मेकिंग पावर। लेकिन कोर्ट ने यह फैसला किया कि दिस इंक्लूड लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर रूल्स जो है दे विल बी सब्जेक्टेड टू द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। ये एक ठीक। एतजाज साहब, मैं एक छोटा सा सवाल और करना चाहूंगी। हम 184(3) को जो है वो सियासी पैरामीटर्स पर देख रहे थे कि सियासी लोगों को इसके क्या फायदे होंगे। अब जबकि ये फैसला आ गया है, आप समझते हैं कि वुड इट हेल्प नवाज शरीफ वापसी रिटर्न? आवाज ठीक नहीं आ रही है। एतजाज साहब, कैन यू हियर मी नाउ? आप सुन सकते हैं? अब सुन सकता हूँ। एतजाज साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या इस फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है, वुड दिस फैसला ये कोई हेल्पफुल साबित होगा इन नवाज शरीफ साहब केस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उनके खिलाफ ही किया है, क्योंकि उन्होंने मसरदा माजी नहीं किया है। और वो जो फैसले पहले हो चुके हैं 184(3) के तहत जितने भी, उनमें उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता इसका। ये गवर्नमेंट का ख्याल था, पीडीएम गवर्नमेंट का, कि ये इस तरह एक अपील का हक मिल जाएगा, नया हक मिल जाएगा नवाज शरीफ को, और मिल जाना था जहांगीर तरीन को भी। तो वो फिर एक ये लाइफ टेन्योर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये खत्म किया जा सकता है। कम अज कम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, और कोर्ट ने इसको जरूर रिव्यू करना था। लाइफ टर्म डिस्क्वालिफिकेशन की मुनासिब नहीं है बिल्कुल। तो किसी के भी खिलाफ भी हो, पर अब वो मेरा ख्याल है कि मैंने पढ़ा तो नहीं है वो शॉर्ट ऑर्डर भी, पर जो सुना है टीवी पे वो यही है कि इसको मौसर बमाजी नहीं रखा गया इस कानून के किसी हिस्से को भी, और ये उस दिन से
होगा जिस दिन से ये इसका नफाज हुआ है और उसके बाद जितनी जजमेंट्स आई है 184(3) के तहत। ठीक है तो साहब साथ रहेगा। मतलब वैसा आपने भी ज़ाहिर है ये फैसला जो है वो देखा है और इस फैसले का सबको बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार था। आप समझते हैं कि ये सू मोटो का जो इख्तियार है ये 3 जजेस की कमेटी को देना एक ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा डिसीजन है। एक तनहा बंदा सू मोटो लेता था, अब ज़ाहिर है कि ये 3 सीनियर तरीन जजेस के पास इख्तियार चला जाएगा। ये फैसला ठीक किया है काजी फाजिसा साहब ने? मेरा ख्याल है ये इस हद तक ये फैसला ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट है और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है। एक डेलीगेशन ऑफ पावर जो है, एक के जगह 3 जज साहिबान जो हैं वो अपना माइंड एक्सरसाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो भी किसी एक जज के ऊपर जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं रहेगा, बल्कि उसको एक से ज़्यादा जज साहबान, 3 जज साहबान जो हैं सीनियर मोस्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, वो ये जो है उसकी बेंच की तश्कील का काम जो है वो किया करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये इसके ऊपर कोई इतनी कंट्रोवर्सी भी ज़्यादा इस इशू पे नहीं थी। इशू की कंट्रोवर्सी ये थी कि वो बगैर कॉन्फिडेंस में ले गए सुप्रीम कोर्ट को, जो पार्लियामेंट ने ये तमाम इक़दाम जो किए थे वो मुस्तकबिल में मुझे नज़र आता है या महसूस करता हूँ कि मुस्तकबिल में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है किसी भी वक्त कि जहां पर ये जरूरत महसूस की जाएगी कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो जब किसी सूरत असरअंदाज होगी पार्लियामेंट तो उस वक्त इसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बहरहाल लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वही फैसला प्रिवेल करेगा। सही है। यानी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हम इस चीज़ पर भी इख्तलाफ जो है वो देख सकते हैं? आरिफ चौधरी साहब, आपका इस चीज़ पे क्या मौक़िफ़ है? ये जो हुआ है, अब ज़ाहिर है कि ये अगर हम इस पे मान लेते हैं कि ठीक है पावर जो है उसको थोड़ा सा लो डाउन किया गया, काजी फाजिसा की जानिब से वो जो पावर है उसको डिवाइड किया गया, 3 सीनियर जजेस की कमेटी होगी, सारा फैसला होगा। लेकिन इसके अलावा एक और शिक है, उसके मुताबिक माजी में जो 184(3) के तहत फैसले हुए हैं उनको अपील का हक नहीं दिया गया, बल्कि जब से ये एक्ट का तलाक होता है, एक्ट पास हुआ है, उस वक्त से ऑनवर्ड जो 184(3) के तहत हुए हैं फैसले, उनमें अपील का हक दिया गया है। तो आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले के बाद, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर ये सारी की सारी लेजिस्लेशन करने का मकसद सिर्फ एक फर्द जो था उसको सहूलतें बहाम पहुंचाना था और उसको ये चौथी बार वजीर आजम बनाने का ख्वाब था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ख्वाब चकनाचूर हो गई और जिस तरह उन्होंने प्लान किया था, अब मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि कल टिकट आज ही जो है वो वापस हो जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस फैसले के बाद वापस नहीं आने के? नवाज शरीफ साहब आप नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि इस फैसले की वजह से वो सारी चीजें, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है और ये बहुत अच्छा हुआ कि जो 8-7 की अक्सरियत से इसका इतलाक माजी से नहीं हुआ, वरना ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट जो था पहले मौजूद लॉ में पूरी दुनिया के अंदर के जो फैसले मौजूद होते हैं, इवन अगर वो जजेस जो है बाहर बाद में उनको निकाल भी दिया जाए, वो ना रहे, तब भी वो फैसले जो है वो कायम रहते हैं। और किसी भी लेजिस्लेशन के जरिए इस तरह कोई लेजिस्लेशन जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले जो पीछे पहले किए गए हैं उनको ही आप यानी कलअदम करार दे दे। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि उनकी उम्मीदें तो मिल गई हैं खाक में। जहाँ तक बाकी रहा मामला, एक बात जो तकलीफ दे है वो ये है कि एक तो आर्टिकल 184(3) में अपील का हक जो है ये बुनियादी तौर पर दिया जा सकता था आइन में तरमीम के जरिए, एक आम कानून के जरिए, एक्ट के जरिए ये अमेंडमेंट नहीं की जा सकती थी। तो ये ना जाने क्यों ऐसा किया गया और वो जो कुछ किया गया वो इतना ना जाने भी नहीं है। वो नजर आ रहा है कि खुद ये जुमला बोलते हैं चीफ जस्टिस साहब कि जनाब इनकी इज्जत करें ताकि हमारे ये फैसले जो हैं उनको ये तस्लीम करें, उनके फैसलों पर अमल दरामद करें। इनसे ये रिक्वेस्ट है, ये इस्तदा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और यानी अदलिया और इसका ताल्लुक आपस में पार्लियामेंट का है, ये क्विड प्रो को का नहीं है कि जनाब एक हाथ दो और एक हाथ लो और आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे फैसले तस्लीम कर लें।
आपने अदलिया की सुप्रीमेसी इस वजह से रखनी है कि अदलिया जो है वो बुनियादी तौर पर मुतसिब इदारा है जिसने हर एक को नजर रखनी है, और पार्लियामेंट को भी रोकना है कि अगर वो पर्सन स्पेसिफिक और फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ वो फैसले करती है तो उसमें भी उसका चेक जो है वो अदलिया है। और अगर अदलिया को हाथ जोड़ने पे आ जाए कि जनाब आप मेहरबानी फरमाएं, आपके आप इख्तियारात को तस्लीम करते हैं और आप हमारे फैसलों को तस्लीम करें, तो इससे जो है आने वाले दिनों में जो सूरत हाल पैदा होगी वो कोई पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से और लोगों के जो मामला इतने बड़े बड़े चल रहे हैं उस हवाले से कोई खुशायद नहीं है। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये जो जिसने फैसला किया, ये जो पार्लियामेंट थी, ना ये पार्लियामेंट मुकम्मल थी, ना इसमें कोई कोरम था, ना ये लेजिस्लेशन उस कानून के उस तरीकेकार के मुताबिक रूल्स के मुताबिक हुई है, और उसको हमने जनाब कवर दे दिया और कह दिया कि ये जनाब बिल्कुल ठीक थी। और एक और बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो चलता रहा ना टेलीविजन और ये नशर लोग देखते रहे, इससे वो कला की बेबसी का जरूर अंदाजा हुआ कि किस तरह चीफ जस्टिस साहब जो है वो एक तरह के लोगों को बोलने की इजाजत नहीं देते और दूसरों को कहते हैं कि जनाब आपके मामले में मुदाखलत नहीं होगी, आप बोलते रहे। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, मैं यही पॉइंट जो है वो मैं चाहूंगी एतजाज साहब इस पे कमेंट करते। एतजाज साहब, आपको लगा इस पूरी प्रोसीडिंग में कि वाकईतन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक फेवरेटिज्म करते हुए दिखाई दिए कि एक ग्रुप को नहीं बोलने दिया और एक को इजाजत भी दी, और हमने ये देखा भी प्रोसीडिंग के दौरान भी कुछ बहसो मुबाहिसा हमने देखा वकला का और चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा भी देखी। आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आरिफ चौधरी साहब? और मैं इस पे छोटी सी एक और चीज ऐड कर देती हूँ। आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि अब उनको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब इस फैसले के बाद पाकिस्तान आएंगे। आपको लग रहा है वो आएंगे? मुझे तो पहले भी मुझे लगता उनके आने का, पर बहरहाल अब चले रहे हैं, अपने पता लग जाएगा 1-2 दिन में, 4 दिन में, ठीक है, तो कोई इतनी जल्दी नहीं है। बाकी चीफ जस्टिस साहब ने तो खुद महसूस किया कि उन्होंने फुल कोर्ट बुला के एक गलती की। मैं पहले से कहता था कि फुल कोर्ट जब पूछते थे लोग कि उमर अता बंदयाल फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाते, तो मैं अपनी तरफ से ये कहा करता था कि फुल कोर्ट बुला लिया तो बहुत ज्यादा ही तकसीम और गदर होगा। वो नहीं हुआ, बड़े अच्छे अंदाज में, अच्छे माहौल में सवालात होते रहे। और लेकिन जो पहले दिन मिसाल के तौर पे एक अंदाजे के मुताबिक 87% टाइम ने उसके सवालात में ले लिया और वकला के उनकी बातचीत 13 मिनट में, और 13% 13% भी यूं नहीं था कि उनको कोई 20 मिनट इकट्ठे मिल जाए। वो होता था कि वो बस शुरू करता था माय लॉर्ड कहता था तो दूसरा सवाल आ जाता था, वो फिर शुरू। और ये बड़े अपसेट होते थे चीफ जस्टिस के, मैं आपको कह रहा हूँ बहस करो, आप फिर सवाल की तरफ चले जाते हो। लेकिन जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर सवाल किया हो आपको, तो आप उसको बहस किस तरह जारी रख सकते हैं जब तक उस सवाल को एड्रेस न करें। तो पहले दिन तो बड़ा, दूसरे तीसरे चौथे दिन बड़ा कंट्रोल्ड और बहुत बेहतर था। लेकिन ये इसमें शक नहीं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब या आयशा बीबी, जस्टिस आयशा, ये सवालात ज्यादा न करें। और जस्टिस आयशा का जो एक बुनियादी सवाल था जो रह गया है पिछला जवाब से, और अभी पता लगेगा, उन्होंने बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर मुतअद्दिद मर्तबा कहा। उन्होंने कहा कि हम जो कानून पास कर रहे हैं, फर्ज कीजिए हम इसको लेजिटिमेट कर देते हैं कि ये पार्लियामेंट ने ठीक कानून बनाया, अब उसमें अपील का राइट इमीडिएटली मिल जाएगा। अब अपील का राइट हमारे फैसले से अपील कौन सुनेगा? कौन से जज माफौकुल फितरत कोई जज होंगे जो सुनेंगे? ये मैं अपनी तरफ से पैराफ्रेज कर रहा हूँ उनके अल्फाज, पर वो यही वो कहती रही कि भाई हम पे ही तो फैसला जिसका इतलाक नहीं होगा, क्योंकि हम फुल कोर्ट हैं। और फुल कोर्ट से मुराद ये है कि हम
हमारे इस फैसले के खिलाफ अपील का कोई फोरम ही नहीं है। तो ये एक राज इसमें रह गया है। बट मैं ये समझता हूँ ये जो मुख्तलिफ मामलात पे मुख्तलिफ वो निस्बत से वोट पड़े हैं, एक 10-5 पे सारी 6-9 पे फिर 6-9 पे वो जो रेट्रोस्पेक्टिविटी का मामला है, फिर 8-7 फिर 7-8 पे भी डिवीजन हुई है। ये बहुत अच्छी बात हुई है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। शो के कोई वो हार्ड जो कास्ट आयरन डिवीजन नहीं है। सही अफरीदी they voted in different positions on this side. तो ये इससे मुझे बड़ी एक इत्मीनान है और खुशी है। ठीक है, यानी ये ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें तारीख में भी रजिस्टर हो जाएंगी। एतजाज़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं वापस जब ब्रेक से आऊँगी तो हमारे साथ चूँकि हमारे कानून मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब भी और अहमद अवैस साहब भी, तो इनसे ये पूछेंगे कि ये जो माजी की फैसलों पर अपील का हक नहीं मिला है, इससे आम बंदा, आम लोगों के केसेस भी क्या मुतासर हुए। एक ब्रेक के वेलकम बैक। हम डिस्कशन कर रहे थे जो आज का फैसला आया है, उसके बाद एक अहम पॉइंट ये है कि ये फैसला हम सियासी पैरामीटर के लिहाज से तो उस एस्पेक्ट में तो देख रहे हैं, लेकिन जो एक आम आदमी के केस का मसला है, क्या उसको भी कोई इससे फ़ायदा हासिल हुआ है या नहीं हुआ है। मैं चाहूँगी अहमद अवैस साहब मुझे बताएं कि एक केस हमने बड़ा मशहूर केस है कराची का नस्ला टावर, उस पर भी अज खुद नोटिस हुआ था और वो भी 184(3) के तहत हुआ था। अब जब अपील का हक का एक ब्रैकेट दे दिया गया है, टाइम फ्रेम बता दिया गया है कि यहाँ से इतलाक शुरू होगा, आप समझते हैं कि उन लोगों का क्या बनेगा, उनके साथ ज्यादती नहीं हो गई? देखिए वो ये ज्यादती कानून के मुताबिक जो फैसला हुआ तो हुआ, लेकिन ये मेरी इसमें आ रही है जी, इको बहुत आ रही है, तो इसको रोकिए। अच्छा चलें, लेट्स फिक्स दैट पैनल। मैं ये जी प्लीज आप कंटिन्यू करें अहमद अवैस साहब। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूं कि उन्होंने तो एक गुजरगाह के ऊपर जो सरकारी जगह थी और एक फ्रॉड के जरिए वो जमीन जो है वो कुछ लोगों ने बेच दी, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर अगर हम कहें कि बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है कानून वो अप्लाई नहीं करता, यही सुप्रीम कोर्ट ने किया उसके ऊपर। तो लिहाजा वो ये राइट ऑफ अपील जो है वो उनको ऑब्वियसली इस फैसले के बाद तो नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो मेरे नजदीक है और जो मैं समझता हूं कि जो असरअंदाज होगा पाकिस्तान की सियासत, जो एक नया अंदाज बनाया जा रहा था कि शायद एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर, एक बहुत बड़ा एक ऐसा निजात दहिंदा पाकिस्तान में आ रहा है, जो लोग भूल जाएं कि वो कॉन्विक्ट भी है, लोग भूल जाएं कि वो मफरूर भी है, लेकिन बहुत बड़ा निजात दहिंदा आएगा और सारा ये मुल्क जो है यहाँ पे सब तरफ सब्जा ही सब्जा हो जाएगा और तमाम भूख नंग खत्म हो जाएगी। और उसके एक हराबल दस्ते की शक्ल में जिस तरह इसहाक डार साहब आए थे तो डॉलर भी आगे और भाग गया, तेज हो गया, जो वो कहते थे कि मेरी शक्ल देख के डर जाएगा, तो वो बातें तो नहीं हुई बिल्कुल। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मैं तो एक अरसे से कह रहा था बल्कि बार बार कि पाकिस्तान वो नहीं आएंगे, अब मेरा ख्याल है उनके आने का जवाब कोई बाकी नहीं रहेगा। नहीं, आपको लगता है वो जो एक मिसाली इस्तकबाल की तैयारी हो रही थी वो इस फैसले के बाद अब रोक देनी चाहिए? जी हाँ, मुश्किल ही लग रहा है मुझे, तो नहीं लगता कि वो, क्योंकि अब तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि वो अब उनके आने के बाद सूरत हाल बिल्कुल एक ऐसी होगी कि जहां पर वो और एक नया खतरा उनको ऊपर मंडला रहा होगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो जो प्राइम मिनिस्टर बनना था उन्होंने जेल जाने का खतरा है मतलब ऐसा 2/3 मेजॉरिटी। हाँ जी, जेल जाने का खतरा? जी जेल, अब तो जेल का खतरा तो है ना, और जेल के खतरे के साथ वो जो अभी उनकी सजा जो है वो 10 साल वाली, हाँ। वो तो सस्पेंड नहीं हुई है। अगर वो मेंटेन हो जाती है तो फिर तो 10 साल के लिए जेल में गई है। ठीक है, मैं इसी को आगे बढ़ाती हूँ। तो ये मैं इसलिए आपके सामने अर्ज कर रहा था कि ये मामलात इसके अपनी जगह हैं सारे,
जिनको हमने देखना है खास तौर के ऊपर, और ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी असरअंदाज होंगे। और वैसे भी जो मामलात जो हैं वो एक एवोल्यूशन प्रोसेस से सिविलाइजेशन जब एडवांस करती है तो वो आगे चलते चले जाती है। ये नहीं होता कि प्रोस्पेक्ट उसको आप रिट्रोस्पेक्टिवली उनको इफेक्ट करना शुरू कर दें। जब भी ऐसा होता है तो पर्सपेक्टिव इफेक्ट के अंदर ही तब्दीलियां आती हैं, सही, अनलेस कि वेरी स्पेसिफिकली किसी को मुतालिक ये कह दिया जाए। ठीक है, मैं इसी से एक सवाल जो आरिफ साहब के साथ करती हूँ। आरिफ साहब, नवाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन ने नाइल किया था, पार्लियामेंट ने तरमीम करके वो जो नाअहली है उसका जो ब्रैकेट है उसको बता दिया कि ये 5 साल के लिए नाअहली होगी, लेकिन अदालत ने भी उन्हें 62F के तहत जो है 62(1)F के तहत उन्हें नाअहल किया था। अब उसका क्या बनेगा? क्या ये इस पे असरअंदाज होगा, नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये बाकायदा असरअंदाज इस लिहाज से होगा कि अदालत ने ये बड़ा वाजे कर दिया कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। माजी में जो फैसले किए गए वो फाइनल है, उनमें किसी तरह की भी अपील का कोई हक नहीं है। और यही वजह थी कि ये कवर तो ये था, बज़ाहिर ये 2-3 चीजें नजर आ रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने इख्तियारात क्यों, वो तो खुद कहते हैं कि जी मुझे नहीं इतने इख्तियारात चाहिए, मैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर में बिलीव नहीं करता, मुझे ऐसा चीफ जस्टिस नहीं बनना कि जो मुतलकुल अनान हो, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। लेकिन इसके पीछे जो बात थी, जो इसके अंदर छुपा हुआ सारा कुछ था, वो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला नहीं था। वो यही चीजें थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये कवर लिया जा रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास तो जाने वाले इस वजह से गए थे कि जनाब ये तो सारे का सारा जो पीछे जो पाकिस्तान के साथ जो हो चुका है, पाकिस्तान की सियासत के जो अलम बड़े खेल थे, उन्होंने जो कुछ कर दिया है, अब उसको भी इस तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है सुप्रीम ये जो अदलिया, ये जो आपकी पार्लियामेंट है। तो इस से मैं समझता हूँ कि ये वाज़े तौर पर ये जो 8 साल की एक्सपीरियंस है उसका ना मंजूर होना, यानी ये है कि वो उन्हें तो कोई फायदा नहीं होगा। एक सवाल आपने फरमाया था कि क्या जी आम आदमी के केसेस का क्या बनेगा। एक बात मेरा ख्याल मुझसे ज्यादा आप बेहतर तौर पर जानती हैं, वैसा आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो आम आदमी के लिए नहीं है। पार्लियामेंट अगर आम आदमी के लिए होती तो 16 माह के अंदर कोई एक कानून जो है वो आम आदमी की फलाह के लिए पास किया जाता। और यही वजह होती कि जब ये मामला अदालत में चला था तो लोग कहते हैं कि जनाब देखें वो बेचारी पार्लियामेंट तो 16 माह के लिए आई थी, लेकिन दिन रात उन्होंने एक कर दिया आम आदमी की हालत को बेहतर करने के लिए। आप उसके फैसलों को क्यों कलअदम करार दे रहे हैं? लेकिन बुनियादी तौर पर सारे का सारा काम उन्होंने 16 माह में क्या किया, वो कानून साजी जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देती थी उनकी करप्शन को, वो की। और वो कानून साजी जो उन्हें इक़्तिदार में रहने का लाइसेंस देती थी कि सारा कुछ करने के बावजूद आप फिर से इक़्तिदार में आ जाओ। तो ये चीज जो थी सारी मेहनत इसी वजह से की गई। और यहाँ तक एक बात बड़ी तकलीफ है आज मैं आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आया। मैं यहाँ पे ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी कि उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस साहब तो वो जाते हुए नैब को उड़ा के गए थे। अब नैब तरमीम भी इसी पार्लियामेंट ने की थी, जो पीडीएम की पार्लियामेंट थी। क्या अब इस फैसले के बाद जो आज आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का एक्ट का, इस फैसले के बाद क्या नैब के ऊपर वो जो उड़ाया गया फैसला है उस पर कोई अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अहमद अवैस साहब, साबिक चीफ जस्टिस साहब ने जो नैब तरमीमी बिल की जो शिकें उड़ाई थी उसके अगेंस्ट जो है वो अपील में अब जाया जा सकता है इस फैसले के बाद जो आज हुआ है? एक मिनट जरा रिपीट कीजिएगा, आवाज साफ नहीं आ रही थी सर। मेरा सवाल ये है कि उमर अता बंदयाल साहब ने जो नैब तरमीमी बिल की शिकें उड़ाई थी जाते हुए, जो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला दिया था, क्या उससे मुताल्लिक अब कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर जा सकता है उस फैसले के खिलाफ? वो तो विद इन टाइम तो जा ही सकता है ना जी। वो अभी तो जो सुप्रीम वो फैसला जो दे दिया था उसमें तो रिव्यू हो सकता है, सिर्फ अपील नहीं हो सकती। ठीक है, रिव्यू हो सकता है। हाँ, उसमें नहीं उसमें अपील हो सकती है ना, क्योंकि वो फैसला जो है वो तो अभी अब का हुआ है ना। बिल्कुल, पहले उन्होंने जाते हुए जो है वो दायर जाते हुए किया ना, तो वो तो उसमें तो अपील हो सकती है। सही है, ठीक है, उसमें अपील हो सकती है।
उसमें अपील हो सकती है हाँ, उसमें ज़्यादा लेकिन कि- लेकिन उसमें एक बात है कि वो जी जी हाँ, लेकिन उसके अंदर था कि वो एंटायरली वो इस अंदाज में फैसला हुआ था कि चंद लोगों को बेनिफिट मिलता था उसका, और वो बेनिफिट जो था यानी उन्होंने कानून जो है एक वाइट कॉलर क्राइम का पूरा कानून ही बदल दिया था सिर्फ आप बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम जो है जहां फाइनेंशियल क्राइम होते हैं तो वहां पे ओनर्स टू प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर होता है, वो उन्होंने चेंज कर दिया था। तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान था जो जस्टिस बंदयाल साहब ने जब ये फैसला करके वो सारी अमेंडमेंट जो है वो कालअदम करार दी तो उससे वो भी जो है वो फारिग हो गए थे उससे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात थी जो हुई थी। लेकिन अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो ये आज जिस बिल के एक्ट के ऊपर अभी ये सारी जो आज फैसला आया है, ये बड़ी उन्होंने होशियारी से और बड़ी चालाकी से और मक्कारी से पार्लियामेंट ने ये कानून को बनाया था। इसके पीछे अंडरलाइंग जो था ना कि किसी तरीके से राइट टू अपील जो है वो मिल जाए रिट्रोस्पेक्टिवली, और फिर नवाज शरीफ को फायदा मिल जाए। लेकिन बहरहाल एक ताकत और है जो उनसे बहुत बड़ी है, वो नहीं हो सका। सही है आरिफ चौधरी साहब, और अल्लाह ताला ने देखा कि आरिफ चौधरी साहब मैं आपसे ये सवाल करूंगी, जो एक हम देख रहे थे जब से ये मामला चला था पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वाला, आप समझते हैं कि काजी फायज ईसा साहब के इस फुल बेंच को तश्कील देने, फुल कोर्ट बनाने, लाइव नशरियात उसकी जाने और ये फैसले तक आने तक वो जो एक वैक्यूम हुआ था बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो किसी हद तक खत्म हो गया है? देखिए, वो तो जब पार्लियामेंट वजूद में आएगी ना, किस तरह की पार्लियामेंट वजूद में आती है, उसके बाद देखा जाएगा कि क्योंकि पार्लियामेंट के पास अब इख्तियारात इतने हैं कि वो जो चाहे कानून साजी कर सकती है। और फिर देखेंगे, अभी तो ये जो आज की सूरत हाल है, इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि विन विन की पोजीशन है। यानी एक सूरत हाल ये है कि जिसमें ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना होने की वजह से जिस तरह माजी के किए गए फैसले, नवाज शरीफ वाला फैसला या और इस तरह के पॉलिटिकल फैसले जिनकी वजह से ये ज्यादातर ये की गई थी, वो उसकी हद तक तो मैं समझता हूँ कि दरखास्त गुजार जो थे वो कामयाब रहे। लेकिन दूसरा, ये जब उन्होंने डेट फिक्स की कि जी एप्लीकेबल किस तारीख से होगा, उस तारीख से होगा जिस वक्त ये यानी जब पार्लियामेंट जब कानून का दर्जा उसे और उसने साइन किए हैं या कहा गया कि जी एसेंट तो आ गई है, प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन आ गई, तो उस तारीख से अगर जो इतलाक होगा तो उसके मुताबिक ये है कि ये जो नया तरामीम वाला केस था, ये इसमें अपील का राइट जो है जिस तरह अवैध साहब ने कहा वो मिल जाएगा। तो उस सूरत हाल में अब यही डिवीजन रहती है। आज की डिवीजन कई लिहाज से बड़ी परेशान कुन भी थी और कई लिहाज से खुशगवार भी थी। हाँ, यानी आप देखें ना, बाद मामला में यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाले मामले में भी आपने देखा कि 7 जजेस तो चाहते थे कि जनाब ब्लैंकेट कवर वो सारा दे दिया जाए। और जब मैं बड़ी आजिज़ी से ये गुजारिश करूंगा अदब से कि ये कहीं भी नहीं होता कि पहले फैसले जो है उनको इस तरह आप गलत अदम करार दे दें। ये किसी पंचायत के फैसले तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो आइन की दफा 184(3) के तहत उसने किया, तो उसको आप इस तरह करने के लिए भी तैयार है। तो इस लिहाज से ये खतरा मौजूद है अभी तक कि ये जो नैब तरामीम मैंने देखा और सुना प्रोग्राम जब अदालत में केस चल रहा था भी, तो वहां फिर भी एक आवाज ऐसी थी और वो आवाज अकेली नहीं है, उनका और लोगों यानी उसमें इस तरह के उनके हम ख्याल काफी है। तो उसमें ऐसा अगर हो जाता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान। अच्छा, ये इसी से एक सवाल और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का चुके कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं और मजीद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 62,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं और उमर अता बंदयाल साहब के जाने के बाद जब काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाला तो पहले एड्रेस ये किया कि हमारी कोशिश ये होगी अहमद अवैस साहब कि हम इन केसेस को कम करें, जितना आवाम को सुन सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं वो देना चाहिए। आप समझते हैं कि इन केसेस को कम कर सकेंगे काजी फायज ईसा साहब अपने इस टेन्योर में?
आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, जरा ऊंची कर बोलिए। अहमद अवैस साहब, आपको लगता है कि काजी फायज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम तर पेंडिंग केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में है, इसकी तादाद को कम कर सकेंगे, सालीन को रिलीफ दे सकेंगे? मेरा नहीं, अभी देखिए, अभी तो आपने देखा कि उन्होंने इतने दिन जो हैं, मेरी इको ही बहुत ज्यादा आ रही है फिर वैसे। ठीक है, मैं चाहूंगी ये फिक्स कर ले आरिफ चौधरी साहब। मैं यही सवाल मैं चाहती हूँ आरिफ चौधरी साहब, आप ये जवाब दे दें। नहीं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरीके से काजी साहब ने पूरी डे टू डे हेयरिंग ऑलमोस्ट की है और फुल कोर्ट जो है वो बाकायदा सारा दिन बैठ के हेयरिंग करते रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे बाकी केसेस के ऊपर इफेक्ट यकीनन जिसकी उसकी ऊपर पड़ा कि सारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ ये हो रहा था। लेकिन इसी तरह से बहुत अहम जिस तरह काजी साहब ने खास तौर पे कहा आइन को हाथ से पकड़ के कि मेरे लिए सबसे मुकद्दम पाकिस्तान का आइन है और इसके मुताबिक मैं चलूंगा, तो लिहाजा अब दो उनका इंतहाई हम एक्सपेक्ट करते हैं काजी साहब से कि इलेक्शन के मुतालिक काजी साहब जो है एक वाज़ेह फैसला देंगे और मिलिट्री कोर्ट का फैसला भी बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक के ऊपर, पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर ये दो फैसले बहुत सख्ती से अमल कराए जाने चाहिए और इनका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की आइंदा की सियासत के ऊपर। सही है। मैं आरिफ चौधरी साहब, आप मुत्तफिक हैं अहमद अवैस साहब की इस बात से? देखिए, अहमद अवैस साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि ये फैसले अगर कर दिए इन्होंने आइन के मुताबिक, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा यानी रिलीफ होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में जिस चीज का सामना है वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है कि पाकिस्तान में दुनिया पूरी कह रही है कि पाकिस्तान में बेशक इंसानी हकूक जो हैं उनकी बिल्कुल पासदारी नहीं की जा रही है और लोग महरूम है फंडामेंटल राइट से, और उन्हें मजीद जो ये फौजी अदालतों में केस ट्राई करने से तो बिल्कुल ही आप ये समझे कि उसका इतनी बेतौकीरी होगी कि जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। तो इस लिहाज से एक बात है, लेकिन आपका सवाल अपने तौर पे मौजूद है कि क्या केसेस जो हैं वो इतनी ज्यादा तादाद में इसका वो फैसला कर सकेंगे, इसका अलग जवाब दरकार है। और पर्टिकुलर वो ये है कि अगर तो काजी साहब ने ये तरीकेकार रखा कि जिस तरह जिस वकील को चाहते हैं उसे बोलने नहीं देते और अक्सर यानी खुद ही बोलते रहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करें खुद कम बोलें, और ये जो है अगर वकील को आप आराम सुन लेंगे तो उस तरह फैसला करने में बड़ी आसानी होगी। और अगर इस तरह किया गया, यहाँ तरीकेकार ये भी होता है कि केस को निपटाने के लिए कि एक दिन में जज साहबान बैठ के तो जितनी डिस्कशन करते हैं, रिजेक्शन करते हैं, उसमें फिर शाम को खुश होकर कहते हैं कि जनाब देखा हमने कितने उड़ा दिए। तो ये उड़ा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपका भी। अहमद अवैस नाज़रीन, आज का फैसला बड़ा अहमियत का हामिल है। 184(3) के तहत जो है वो सू मोटो लिया जाता था, अब ये इख्तियार 3 सीनियर जजेस के पास होगा। कमेटी तश्कील दी जाएगी और कमेटी ही बताएगी कि बेंच कौन सा होगा, यानी जो फेवरेटिज्म का दाग एक लगा हुआ था उसे ख़त्म किया जाएगा। 30 दिन में अपील का हक भी होगा, 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर भी की जाएगी दरख्वास्त। ये वो पहलू हैं कि जिस पे गुफ्तगू करना लाजिम थी। हमने कोशिश की कि इस केस को डिटेल्ड डिस्कस किया जाए और कानूनी पहलू जो है वो सामने रखे जाए। बहरहाल अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।